फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल @स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का जियोग्राफी पढ़ेंगे, है ना, जिसमें जल संसाधन है ना शुरू है। देखिए, जल संसाधन इसमें आपको बताया जाएगा। जैसे पिछले वीडियो में जल संसाधन के बारे में बताया गया था कि जल संसाधन से क्या समझते हैं, है ना, जल संसाधन का मतलब स्रोत क्या क्या है, ठीक है, जल संसाधन कितना मात्रा में उपलब्ध है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में, क्योंकि पिछले दिन जल संसाधन का उपयोग भी पढ़ लिए थे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जब बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे बताए थे कि जब भारत देश जब आज़ाद हुआ तो भारत की जो सरकार है ना, मतलब यहाँ पे देश को विकसित करने के लिए, देश के आर्थिक विकास को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई तरह के परियोजनाओं का निर्माण किया गया। उसमें एक बहुउद्देशीय परियोजना भी था। देखिए, तो बहुउद्देशीय परियोजना कोई नया परियोजना नहीं है, कोई नया योजना नहीं है। ये परियोजना प्राचीन काल में भी चलता था। प्राचीन ग्रंथों, ऐतिहासिक अभिलेखों में इसका मतलब स्पष्ट प्रमाण मिलता है। जैसे पहले भी लोग ईंट, पत्थर और मिट्टी के मलबों के सहारे जलाशय पर तटबंध बनाया करते थे। देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता क्या है। बहुउद्देशीय का मतलब देखिए, बहुउद्देशीय है ना, बहुत सारा उद्देश्य। कहने का मतलब है कि है ना, जब नदियों पर ऊंचे ऊंचे और मजबूत बांध बना करके, है ना, नदियों पर ऊंचे ऊंचे और मजबूत बांध बना करके एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, ठीक है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारी मतलब कई सारी नदियों पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू किया गया, है ना। इसमें जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू का योगदान बहुत ज़्यादा था, है ना, जिन्होंने देश के बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। तो याद रखिएगा, है ना, एक पॉइंट कि देश के बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में आएगा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें बहुउद्देशीय का मतलब समझ रहे हैं कि एक साथ जब कई उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है ना, मतलब एक साथ, मतलब नदियों पर ऊंचे ऊंचे और मजबूत बांध बना करके एक साथ, है ना, कई उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो इसमें जैसे बाढ़ नियंत्रण हो गया, है ना, मछली पालन, ठीक है, मृदा अपरदन पर रोक, पेयजल और सिंचाई की पूर्ति कर सकते हैं हम, है ना, विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, उद्योग के लिए जल आपूर्ति कर सकते हैं, परिवहन, मनोरंजन, वन्य जीव संरक्षण कर सकते हैं, यानी बहुत सारे उद्देश्यों का पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री उस समय के, है ना, जो देश के प्रधानमंत्री थे स्वतंत्र भारत के, तो उन्होंने बहुत सारी नदियों पर ऐसे परियोजनाओं का विकास किया, है ना, और मतलब देश को बहुआयामी विकास की ओर ले जाकर, मतलब देश को बहुआयामी विकास की ओर ले जाने के लिए इन परियोजनाओं को शुरू किया गया था। तो इसमें भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, स्वर्णरेखा, सोन परियोजना, सब तरह की परियोजनाएं शुरू की गई, है ना, जितना का नाम लिए, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, है ना, दामोदर, गोदावरी, कृष्णा इत्यादि परियोजनाएं शुरू की गई। तो जैसे देखिए, होता क्या है कि मतलब इसमें टिहरी बांध परियोजना भी था एक, है ना, जैसे मतलब इसका कुछ लोग विरोध भी किए, क्योंकि ज़्यादा जल इकट्ठा करने से मृदा में लवणीय मात्रा भी बढ़ जाता है अधिक सिंचाई से, है ना। तो इसमें एक नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चला था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, एक NGO के तहत चलता था, है ना, मतलब गैर सरकारी संगठन था, जिसमें किसान लोग शामिल थे, पर्यावरण मतलब जो पर्यावरणविद थे वो लोग शामिल थे, स्थानीय लोग शामिल थे, है ना। तो जिनका आजीविका और संसाधन पर थोड़ा सा जो विनाश हो रहा था, संसाधनों पर जो घात पहुंच रहा था, चोट पहुंच रहा था, उसके लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ, गुजरात में ही हुआ था। तो क्योंकि इनके ना तो मतलब जब बांध बना था, ना तो इन्हें मुआवजा पर्याप्त मिल रहा था और ना ही विस्थापित होने के बदले कोई लाभ मिल रहा था। इस कारण से इन लोगों ने नर्मदा बचाओ आंदोलन करना शुरू किया, है ना, क्योंकि इसका लाभ डायरेक्ट पूंजीपति और जमींदार वर्ग ले रहे थे, छोटे छोटे किसानों को कुछ मिल नहीं रहा था, उनको अपना घर द्वार भी छोड़ना पड़ा था और मृदा में लवणीय मात्रा का मतलब समस्या ही बढ़ रहा था। तो इस कारण से मतलब हुआ, किसान लोग तो आकृष्ट हुए कि सिंचाई के लिए कई सारा काम कर सकते हैं, मतलब तटबंध बन जाए, बांध बन जाए उस पर, तो लेकिन फिर भी, है ना, कई लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया और मतलब कुछ विरोध भी हुआ, लेकिन सरकार इसका सही तरह से निराकरण किए और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहे। तो मतलब कहा जाता है कि मतलब कोई काम अगर हो रहा है तो मतलब लाभ और हानि दोनों ही होगा। तो कुछ हानियों को नज़रअंदाज करते हुए लाभ ज़्यादा था चूँकि इस परियोजनाओं से,
तो सरकार लाभ पे ज़्यादा ध्यान दी है ना, जो हानि था उसका निराकरण करने का प्रयास भी किया गया था। तो जितने भी थे मतलब नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो प्रदर्शनकारी थे सब लोगों को पर्याप्त मुआवजा भी दिया गया है ना, मतलब आंदोलन के तहत जितने भी सबकी बातों को सुना गया और बाद में इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया। तो देश में हीराकुंड, भाखड़ा नंगल जैसी कई परियोजनाएँ आज काम कर रही है। ठीक है, तो अक्सर देखिए एक होता है आपका जल संकट। क्या है? जल संकट। तो जल संकट का मतलब समझ, संकट का मतलब क्या होता है ना, मतलब जल की मात्रा में जब कमी आ जाएगा, है ना, जल की उपलब्धता में जब कमी आ जाए, उपयोग की मात्रा से कम जल मिले तो उसे क्या कहते हैं? जल संकट कहेंगे। यानी कि जल की मात्रा में कमी आना ही जल संकट कहलाता है। तो जल एक नवीकरणीय संसाधन है, फिर भी जल का दुर्लभता है ना, जल संकट में है। ठीक है, इसीलिए मतलब आज देखिए, आज लगभग कहा जाता है कि इसका जो सबसे, जैसे बताए थे पिछले क्लास में आपको, पिछले वीडियो में, कि जल संसाधन के सबसे प्रमुख स्रोत है वर्षा, है ना। लेकिन आज पर्यावरण प्रदूषित होने के कारण आज वर्षा भी सही समय पर होता नहीं है ना, जितना होना चाहिए। आज जानते हैं कि हर क्षेत्र में जनसंख्या का वृद्धि बहुत ज़्यादा तेज़ गति से हो रहा है। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या है ना, जैसे जनसंख्या बढ़ा तो जल का मांग भी बढ़ रहा है, लेकिन उस अनुसार से मतलब उसी के अनुसार से मतलब जल का वितरण असमान होता जा रहा है, जिस कारण से जल दुर्लभ हो गया है, जल संकट आ गया है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है ना। उसके बाद जैसे मतलब अक्सर देखा जाए किसान खेतों में भी, मतलब सभी किसान अपने अपने निजी कुएं और नलकूप लगाने शुरू कर दिए आजकल, उससे भी जल संकट आने लगा है ना। पहले कुओं के माध्यम से सिंचाई होता था, एक कुआं है पूरे गाँव के लिए, है ना, एक नलकूप है। लेकिन आज हर किसान अपना प्राइवेट मतलब निजी सब चीज़ लगाना शुरू, नलकूप है, घर घर मोटर है ना, देहातों में भी सब प्रक्रिया शुरू हो चुका है। तो इस कारण से जल का संकट ज़्यादा हो रहा है, जल बर्बाद ज़्यादा हो रहा है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार औद्योगिकरण, नगरीकरण का विकास को ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना, और बहुराष्ट्रीय कंपनी भी यहाँ पे अपना पैर जमा लिए। मतलब भारत में कई तरह की बहुराष्ट्रीय कंपनी भी काम कर रही है अपना अपना कंपनी खोल के, तो वहाँ से भी मृदु जल पर ज़्यादा दबाव बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वर्तमान समय में भारत में लगभग कहा जाता है कि कुल विद्युत, है ना, जितना भी विद्युत होता है, जितना भी बिजली का निर्माण हो रहा है, विद्युत का निर्माण हो रहा है, तो वर्तमान समय में 22% जो विद्युत है वो जल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है ना, उन्हें कितना परसेंट? 22% विद्युत कहाँ से आता है? जल से निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि औद्योगिकरण, नगरीकरण के विकास के चलते बहुराष्ट्रीय कंपनियों की वजह से भी मृदु जल का प्रभाव मतलब दबाव पड़ रहा है उस पर, है ना। आज चूँकि उन्हें जानते हैं कि जितना भी उद्योग धंधा है सबको संचालित करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा का निर्माण जल से भी होता है ना। और इस कारण से शहरीकरण का जीवन शैली, है ना, विद्युत की आवश्यकता में वृद्धि, ये सब, इन सभी कारणों से लगभग आपका जल का संकट सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को, है ना। जहाँ नलकूप, मतलब हर जगह नलकूप लगा करके जल पूर्ति किया जा रहा है ना, मतलब अंधाधुंध शोषण हो रहा है जल का। तो एक तरीके से कहने का मतलब है कि जल संकट के कारण मतलब हम मानव ही हैं। ठीक है ना, अगर जल का हम समुचित उपयोग करें, तो जल का संरक्षण करें, तो जल संकट से बचा जा सकता है। ठीक है, तो जल संकट हमारे देश में कहा जाता है कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ जल पर्याप्त मात्रा में होने के बावजूद लोग प्यासे हैं। ठीक है, जल की खराब गुणवत्ता इस कारण से, जैसे कि ज़्यादा रसायनों का प्रयोग करके, कीटनाशकों का प्रयोग करके, है ना, जल की मात्रा को क्या कर दिया जाता है? खराब कर दिया जाता है। ठीक है, जो मानव के लिए क्या होता है? नुकसानदेह होता है। जैसे पश्चिम बंगाल इसका ताज़ा एग्जाम्पल है, बिहार, पश्चिम बंगाल के जल में कुछ मतलब फ्लोराइड के संकेंद्रण से यहाँ का जल दूषित हो जाता है। ठीक है ना, मतलब रसायनों का प्रयोग ज़्यादा करने से जल में क्या होता है? फ्लोराइड नामक तत्व, मतलब फ्लोराइड का संकेंद्रण ज़्यादा हो जाता है, जिससे क्या होता है कि मृदु जल प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो भारत में कई ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे जल की उपलब्धता तो है, लेकिन फिर भी लोग प्यासे हैं, क्योंकि वहाँ पे सिंचाई करने में, खेती बाड़ी में ज़्यादा रसायनों का और खादों का उपयोग ज़्यादा होने लगा है। ठीक है, अगर हम देखें जल संरक्षण प्रबंधन की आवश्यकता, जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता, ठीक है, तो जल संरक्षण प्रबंधन की आवश्यकता देखिए, आज जल संसाधन का सीमित आपूर्ति, आज जल संसाधन का जो मांग है उस मांग को देखते हुए जल का संरक्षण करना, उसका प्रबंध करना तो बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है ना, क्योंकि आज तेजी से फैलते प्रदूषण, बढ़ती जनसंख्या, समय की मांग को देखते हुए ये सब करना अनिवार्य है ना। खदान सुरक्षा, स्वास्थ्य जीवन, है ना, आजीविका, उत्पादन, बहुत सारी क्रियाओं को देखते हुए जल को संरक्षित करना बहुत ज़्यादा बेहद जरूरी हो गया है। तो इसीलिए सरकार ने, है ना, 1987 में राष्ट्रीय जल नीति बनाया। राष्ट्रीय जल नीति कब बना? 1987 ईस्वी में। ठीक है, और इसके बाद इसको संशोधित किया गया 2002 में, और इसीलिए कहा गया कि जल संसाधन को ध्यान में रखते हुए मतलब 3 तरीके का योजना लाया गया। मतलब देखिए क्या, कि जल की उपलब्धता को बनाए रखना, क्या क्या था, मतलब
कुछ प्रमुख सिद्धांत है, जैसे जल की उपलब्धता को बनाए रखना था इसका, है ना, जल को प्रदूषित होने से बचाना था। तीसरा था प्रदूषित जल को स्वच्छ कर उसका पुनर्चक्रण, यानी कि जो जल प्रदूषित हो चुका है। देखिए तो राष्ट्रीय जल नीति का 3 सिद्धांत था। पहला क्या था कि जल की उपलब्धता को बनाए रखना, जल की उपलब्धता को बनाए रखना, ठीक है। दूसरा था जल को प्रदूषित होने से बचाना, जल को प्रदूषित होने से बचाना। और तीसरा है ना, प्रदूषित जल का पुनर्चक्रण करना, प्रदूषित जल को स्वच्छ कर, है ना, उसका पुनर्चक्रण, उसका पुनर्चक्रण, ठीक है। तो लगभग ये 3 मतलब सिद्धांत था राष्ट्रीय जल नीति का। तो राष्ट्रीय जल नीति के सिद्धांतों को रखने के लिए 3 तरह का योजना लाएगा। देखिए जैसे पहला था भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति, है ना, जो हमारे देश के जो पूर्व राष्ट्रपति थे अब, है ना, APJ अब्दुल कलाम, है ना, उन्होंने जल मिशन लाया। जल मिशन संदर्भ दे करके भूमिगत जल पुनर्पूर्ति पर बल ज़्यादा दिया, जैसे जिससे कि खेतों, गाँवों, शहरों और पर्याप्त, माने खेतों को, गाँवों को, शहरों को, है ना, पर्याप्त मात्रा में जल मिल सके, है ना। तो जल मिशन, है ना, जल मिशन याद रखिए कि जल मिशन कब आया था, APJ अब्दुल कलाम के समय में, APJ अब्दुल कलाम ने जल मिशन संदर्भ दिया, जिसके तहत से करना क्या था कि, है ना, खेतों को, गाँवों को और शहरों को, है ना, मतलब पर्याप्त मात्रा में जल मिल सके, इसलिए भूमिगत पुनर्पूर्ति पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, ठीक है। और इससे कहा गया कि मतलब वर्षा जल का संचयन, है ना, इसमें सबसे बड़ा स्रोत क्या था कि वर्षा जल को संचय करके ही इसको पूरा किया जा सकता है। दूसरा था जल संभर प्रबंधन। जल संभर प्रबंधन जो था आपका कि जल प्रवाह या जल जमाव का उपयोग करके, है ना, जल प्रवाह या जल जमाव का उपयोग करके मतलब कृषि वानिकी, है ना, कृषि को मैंने कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि मतलब देखे होंगे, जैसे कि मतलब कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ जल का जमाव है उस जल का प्रयोग करके कृषि उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, कृषि वानिकी को बढ़ा सकते हैं। तीसरा तकनीकी विकास, लेकिन है ना जो सबसे ताज़ा है, जो सबसे मतलब अच्छा है, तकनीकी विकास। यानी कहने का मतलब है कि आज हमारे सामने कई ऐसे तकनीक आ चुके हैं जिससे हम जल का उपयोग मतलब कम से कम मात्रा में करके ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। जैसे ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारों से सिंचाई, सीढ़ीनुमा खेती, ये सब क्या है, जल संरक्षण का एक उपाय है, ठीक है। तो जल संरक्षण का 3, भूमिगत जल पुनर्पूर्ति, जल संभर प्रबंधन कर सकते हैं, तकनीकी विकास कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये लगभग आपका जो टॉपिक था यहाँ तक, है ना, राष्ट्रीय जल नीति के अनुसार खत्म हो गया। देखिए अब है वर्षा जल संग्रहण। जैसे देखिए भूमिगत जल का जो 22% भाग है वह वर्षा से ही प्राप्त होता है। भूमिगत जल का 22% भाग किससे प्राप्त होता है, मतलब वर्षा जल से। तो वर्तमान समय में जानते हैं कि जल संकट सबसे बड़ा समस्या बना हुआ है और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विफल होने तथा इसके विवाद होने के कारण जल संग्रहण और मतलब जल संरक्षण करना बहुत ज़्यादा बेहद ज़रूरी है। इसीलिए देखिएगा, है ना, प्राचीन भारत में भी जल संग्रहण का साक्ष्य मिलते हैं, है ना। प्राचीन भारत में भी जल का संरक्षण करने के लिए कई तरह के, है ना, मतलब भौम जल, नदी जल, बाढ़ जल, कई तरह के चीज़ विकसित किए गए थे। पहाड़ी क्षेत्रों में गुल अथवा, है ना, वाहिकाएं, नदियों का रास्ता बदल करके सिंचाई मतलब जल संरक्षण किया जाता था। यानी कहने का मतलब है कि मतलब प्राचीन काल में भी जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं बहुत ज़्यादा, है ना। जैसे देखिए राजस्थान में पेयजल हेतु वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है और पश्चिमी बंगाल में भी सिंचाई के लिए वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है ना। तो मतलब लगभग गड्ढों का निर्माण करके इसका किया जाता है। जैसे सबसे मतलब इसका मुख्य काम होता है मृदा को सिंचित करने के लिए, है ना, पीने के लिए। जैसे मेघालय में तो चेरापूंजी और मानसून राम जो है वहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होता है ना, और वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होता है, इस कारण से वहाँ पे मतलब छत जल संग्रहण होता है। यानी कि लोग अपने छतों पे भी 25% भाग जो पानी है छत पे संग्रहित कर लेते हैं, ठीक है, जो वर्षा जल का संग्रहण करते हैं। राजस्थान में और भी कई राज्यों में, पश्चिम बंगाल में गड्ढों का निर्माण करके भौम जल स्तर का संग्रहण करते हैं, है ना, बारिश के जलों को संग्रहित करते हैं ताकि जल संकट से बचा जा सके, है ना। तो राजस्थान में जो भौम जल संग्रहण होता है उसको जोहड़ के नाम से पुकारा जाता है। क्या कहा जाता है, जोहड़, ठीक है। इसके बाद मतलब कई तरह के ऐसे NGO संस्थाएं भी काम कर रही है जल संरक्षण मतलब जल संरक्षण को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के विकास में भी पेयजल का विकास किया गया है, पेयजल को सुचारू रूप से चलाने के लिए। उसके बाद कर्नाटक के मैसूर जिले में भी ये देखा गया है ना, वर्षा जल छत जल संग्रहण का व्यवस्था किया गया है। यानी कई सारे राज्यों में, जैसे राजस्थान, पश्चिम बंगाल, है ना, कर्नाटक देखे अभी तो कई भारत के ऐसे कई राज्य है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है
है ना, मेघालय है, ठीक है, राजस्थान है, गुजरात है, कई राज्यों में वर्षा जल संग्रहण किया जा रहा है। कहीं पे भूमि के अंदर गड्ढे बनाकर, कहीं पे वर्षा माने छत जल संग्रहण किया जा रहा है। देखिए, तो कहा जाता है कि देखिए स्वतंत्रता के बाद आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और व्यापारिक सहित कई तरीके के उद्देश्य से जल संसाधन का उपयोग किया गया, है ना। तो नदी घाटी परियोजनाओं का बहुत सारा उद्देश्य, तो मतलब बहुत सारे उद्देश्यों में पूर्ति किया जाता है। तो बिहार में भी 3 परियोजना था, है ना, जैसे यही बताए बहुउद्देशीय परियोजना में नदी घाटी परियोजना भी कह सकते हैं इसको। तो बिहार में भी 3 नदी घाटी परियोजनाओं का विकास किया गया, ठीक है। बिहार में कितना है? बिहार में 3 प्रमुख परियोजना है, 3 प्रमुख, बिहार में जो है आपका 3 प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन कौन है? पहला आपका है सोन परियोजना, पहला है सोन परियोजना, सोन नदी पर, ठीक है। दूसरा आपका है गंडक परियोजना, गंडक परियोजना, और तीसरा है आपका, है ना, कोसी परियोजना, कोसी परियोजना। यानी बिहार में भी नदी घाटी परियोजनाओं के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता के बाद, मतलब स्वतंत्रता से पहले भी एक है और बाकी स्वतंत्रता के बाद भी, है ना, परियोजनाओं का विकास किया गया। क्योंकि नदी घाटी परियोजनाओं से बहुआयामी उपयोग किया जाता है, बहुत सारे उद्देश्यों का पूर्ति किया जाता है। तो देखिए, सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना है ना। इसका मतलब निर्माण ब्रिटिश सरकार ही करवाया था 1874 ईस्वी में। कब इसका निर्माण हुआ था? 1874 में, ब्रिटिश काल में, जब यहाँ पे औपनिवेशिक शासन चलता था, है ना। तो इसका निर्माण टोटल लगभग 130 किलोमीटर लंबाई में किया गया था, 130 किलोमीटर की लंबाई में, ठीक है। तो सोन परियोजना का विकास कब किया गया? 1873 में। सबसे प्राचीन पर पूछेगा बिहार की सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना कौन है? तो सोन नदी घाटी परियोजना। इसका निर्माण 1874 ईस्वी में ब्रिटिश काल में किया गया था। कितने लंबाई में? तो 130 किलोमीटर की लंबाई में, ठीक है। इसके समीप, मतलब इससे कई तरह के डेहरी, ऑनसोन भी नहर इसी से निकाला गया है ना। और पूर्व की ओर नहर से पटना, गया, औरंगाबाद जिले को लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है। तो इस नहर की कई उपशाखाएँ भी है, जैसे भोजपुर में, है ना, बक्सर जिले में सिंचित करता है ना। इस नहर से इस परियोजना से कई तरह की नहर निकाला गया है और उसे कई उपशाखाओं और उपशाखाओं में विभाजित किया गया है। तो यह नहर जो है लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है, ठीक है। इसके बाद आपका इसको बहुउद्देशीय परियोजनाओं का रूप देने का बहुत सरकार प्रयास किए, है ना, कि इस परियोजना से एक से अधिक फ़ायदा उठाया जा सके, ठीक है ना। तो देखिए, आज सोन नदी घाटी परियोजना का ही देन है कि आज बिहार को, है ना, चावल का कटोरा भी कहते हैं। बिहार का जो रोहतास जिला है, जैसे बिहार स्पेशल जब पढ़िएगा बिहार के बारे में, तो आपको इन परियोजनाओं के तीनों परियोजना के बारे में विस्तार से पढ़ना है, जिसमें आपको बताया जाएगा, है ना, इसका विकास कब हुआ, तीनों का निर्माण कब हुआ, इसका उद्देश्य क्या था, इस तरीके से। तो बिहार को चावल कटोरा भी कहा जाता है ना। रोहतास में ज़्यादा यहाँ पे खेती होता है इसका। इसके बाद इस पे लगभग कहा जाता है कि विद्युत उत्पादन भी किया गया, 6.6 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, है ना। और आज कई तरह के, जैसे कि इसके अतिरिक्त पूर्वी नहर शाखा पर बारू नामक स्थान पर 3.3 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। रिहंद परियोजना, है ना, सोन परियोजना, जो सोन नदी का सहायक नदी है रिहंद नदी, तो उस जल का उपयोग उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, उससे विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। तो बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना, है ना, कंदवन जलाशय योजना के नाम जाना जाता था। तो सब लोग लगभग देखिए NHPC, BHPC, है ना, सब लोग अपने सहमति से लगभग विद्युत उत्पादन कर रही है। तो इस तरीके से बिहार की कई सारी परियोजनाएं हैं, है ना। और इसके मुख्यतः तो 3 है, लेकिन इसके अतिरिक्त दुर्गावती, है ना, किऊल जलाशय, बागमती परियोजना, बरनार जलाशय परियोजना और भी बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो लेकिन मुख्यतः कौन याद रखना है आपको? 3 है, लेकिन और भी 3-4 परियोजनाएं हैं जिनका नाम आपको इसमें किऊल याद रखिएगा, दुर्गावती, बागमती और, है ना, बरनार जलाशय परियोजना। तो इस तरीके से हमारे देश में जल संसाधन जल संसाधन का उपयोग, जल संसाधन के संरक्षण और जल संसाधन के संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किया गया है ना, कौन कौन सी परियोजनाओं का विकास किया गया बिहार में, तो आप जान चुके हैं, है ना। तो याद रखिएगा कि लगभग बिहार में 3 प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं, इसके अतिरिक्त भी और है, लेकिन आपको उसके बारे में पढ़ना उतना विस्तार से नहीं है, ठीक है ना। बिहार में सोन नदी घाटी परियोजना सबसे प्राचीन परियोजना है। इससे सिंचाई तो किया ही जाता है, साथ साथ विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। इससे कई तरह की इससे कई तरह की नहरें निकला हुआ है, कई तरह की शाखाएं और कई तरह की उपशाखाएं वाली नहरें भी निकली हुई है, ठीक है। तो बिहार सरकार आज उत्तर प्रदेश से विचार विमर्श भी कर रही है ना, ताकि रिहंद नदी का प्रयोग, रिहंद नदी के जल का उपयोग दोनों राज्य मिल के कर सके।
ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका जो चैप्टर था लगभग खत्म हो गया। जल संसाधन इतना ही था। अब इसके बाद आपको अगले वीडियो में इसका अगला चैप्टर वन संसाधन जो है शुरू किया जाएगा, और जो मतलब इसका नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तब तक आप इसको पढ़िए और इसको रिवाइज कीजिए।